हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में सेकंड पेपर पढ़ रहे थे। सेकंड पेपर क्या था मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको, भारतीय समाज संरचना और परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य के बारे में हमने अध्ययन किया था। पाठ्य परिदृश्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि पाठ्य परिदृश्य क्या है और इसके द्वारा अध्ययन किन किन विद्वानों ने किया है। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य परिदृश्य या पाठ्य दृष्टिकोण की मौलिक मान्यताएं क्या क्या है ना, और पाठ्य दृष्टिकोण के द्वारा भारतीय समाज को समझने के लिए प्रमुख स्रोत क्या क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज, है ना। तो पाठ्य दृष्टि की प्रमुख मान्यताएं क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। पाठ्य परिदृश्य की या पुस्तकीय दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार से है। पहली मान्यता है इनकी कि किसी भी समाज का अध्ययन उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अतीत को समझे बिना संभव नहीं है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं तो वर्तमान समाज का अध्ययन करने के लिए उसके अतीत को समझना बहुत ही आवश्यक है, या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही आवश्यक है। ये पाठ्य परिदृश्य वालों की मान्यता है। दूसरी इनकी मान्यता है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अतीत का अध्ययन उस समाज के धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों और वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के द्वारा ही संभव है ना। फिर नेक्स्ट इनकी मान्यता है धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों तथा वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों में वर्णित सामग्री ही संबंधित समाज का आदर्श चित्रण करती है। यानी कि धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में जो भी भारतीय समाज का उल्लेख मिलता है उसके द्वारा ही हम उस समाज का अध्ययन कर सकते हैं। वर्तमान सामाजिक संस्थाओं, मान्यताओं, प्रतिमानों एवं मूल्यों को परंपरागत दर्शन तथा चिंतन के आधार पर ही समझा जा सकता है, ऐसी इनकी मान्यता है। ऐसा दर्शन एवं चिंतन भारतीय विद्याशास्त्रीय दृष्टि द्वारा ही समझा जा सकता है। भारतीय विद्याशास्त्रीय दृष्टि यानी पाठ्य दृष्टि या पुस्तकीय ज्ञान के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसे समझने में क्षेत्र कार्य उपयोगी नहीं है, इसलिए ये दृष्टि क्षेत्र पर आधारित अनुभविक अध्ययनों को नकारता है ना। ये पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता देता है। फिर पाठ्य परिदृश्य के समर्थकों की मान्यता है कि समाज में नैतिक एवं धार्मिक नियमों की पुनर्स्थापना हेतु परंपरागत दर्शन तथा चिंतन का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। इस ज्ञान की प्राप्ति में भारतीय विद्याशास्त्रीय दृष्टि ही सहायक है ना। फिर इनकी मान्यता ये है कि किसी भी समाज को समझने के लिए उन विशेष प्रारंभिक कारकों की ओर ध्यान देना अनिवार्य है जिनका उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है ना। इन प्रारंभिक कारकों का अध्ययन पुस्तकीय दृष्टिकोण के द्वारा ही संभव है, ऐसी इनकी मान्यता है। अब भारतीय समाज को पुस्तकीय दृष्टिकोण या पाठ्य परिदृश्य के द्वारा समझने के स्रोत क्या क्या है वो स्रोत मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि भारतीय समाज का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। इसे समझने के लिए अनेक पुस्तकीय स्रोत हैं जिन्हें भारत की महान दार्शनिक परंपराएं भी कहा जाता है ना। तो ये स्रोत क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहला है वेद, है ना। भारतीय समाज के अध्ययन का पुस्तकीय दृष्टिकोण से अध्ययन करने के लिए, है ना, पहला स्रोत है वेद। वेदों को ईश्वरीय वाणी माना जाता है। वास्तव में वे आर्य प्रजाति के नवजीवन के उत्साह की बौद्धिक एवं भावात्मक अभिव्यक्ति है। वेदों में परमात्मा एवं आत्मा के अस्तित्व का आभास मिलता है ना।
वे मानव को प्रकृति का एक अंग मानते हैं और उसी के आधार पर प्रकृति की तुष्टि में ही उसके कल्याण की घोषणा करते हैं। प्रकृति पर विजय पाने की लालसा उनमें कहीं दिखाई नहीं देती और न पुनर्जन्म के विचार का उदय ही तब तक हो पाया था। कर्म सिद्धांत की संकल्पना वेदों में निहित है ना। सबसे प्राचीनतम साहित्य स्रोत ऋग्वेद है, जिसका रचना काल 10वीं या 11वीं ईसा पूर्व माना गया है। ऐसा माना जाता है कि उस समय इन प्राचीनतम रचनाओं को लिपिबद्ध किया गया होगा। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद 3 और भी वेद हैं, है ना। वेदों को श्रुति भी कहा गया है। वे मानवीय रचनाएं नहीं है, ये तो देवी स्वर माना गया है। फिर नेक्स्ट है उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम ग्रंथ उपनिषद हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या लगभग 108 है, परंतु इनमें से केवल 13 को ही सबसे प्राचीन माना जाता है। उपनिषद का अर्थ क्या है? उप प्लस निषद अर्थात समीप बैठना। इस प्रकार ये गुरु के चरणों में समीप बैठकर शिष्य के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान है ना। उपनिषद विशुद्ध दार्शनिक ग्रंथ है, जिसमें आवागमन, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है। आत्मा को परमात्मा का अंश माना गया है। शरीर को उसके रथ की संज्ञा दी गई है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों इस रथ के घोड़े माने गए हैं। मनुष्य की बुद्धि उसकी सारथी है। विवेक द्वारा संचालित आत्मा रथी का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। उपनिषदों का मुख्य स्रोत यह है कि आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है ना। तो उपनिषद भी भारतीय समाज के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण स्रोत माने गए हैं। इनमें उस समय के भारतीय समाज का अध्ययन मिलता है, जो कि जिसमें कि धर्म की प्रधानता होती थी। फिर नेक्स्ट है स्मृतियाँ एवं गीता। स्मृतियाँ हिंदू समाज के सामाजिक विधानों के ग्रंथ हैं। इनमें कर्म, पुनर्जन्म, पुरुषार्थ व संस्कार आदि का उदय स्मृतियों में पूर्णतया प्राप्त कर लेता है। सामाजिक दृष्टि से इनका मूल विधान वर्णाश्रम है ना। वर्णाश्रम धर्म है। इनमें राज्य, दंड, अर्थ, व्यवहार एवं प्रायश्चित के सभी विधानों का परिचय सम्मिलित है। गीता भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रसिद्ध कौरव पांडव युद्ध के शुरू होने से पूर्व अर्जुन को दिया गया उपदेश है। कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को उपदेश दिया गया था कुरुक्षेत्र में, वो गीता है। गीता दार्शनिक स्तर पर हिंदुओं की चरम उपलब्धि है। परमात्मा रूपी कृष्ण अर्जुन रूपी आत्मा की निष्काम कर्म के द्वारा मुक्ति मार्ग दिखाते हैं। गीता का स्पष्ट संदेश है कि कर्म करने पर ही मानव का अधिकार, कर्मफल की प्राप्ति उसके नियंत्रण से बाहर है। क्योंकि कर्म करने पर ही मानव का अधिकार है, कर्मफल की प्राप्ति उसके नियंत्रण से बाहर है। ये गीता का उपदेश है ना। प्राचीन साहित्यिक परंपरा के अनेक उल्लेखनीय ग्रंथ भी है, जो 2 महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत। महाकाव्य में वर्णित घटनाएं भारतीय संस्कृति की मूल आधार बन गई है ना। यही 2 विराट ग्रंथ है हमारे हिंदू संस्कृति के, है ना। तो महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक है। इसमें इतने विविध विषयों का वर्णन है कि भारत में यह कहावत बन गई है कि महाभारत में जो नहीं है वह कहीं भी नहीं है। महाभारत में विषय वस्तु का प्रमुख भाग भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया संदेश है। महाभारत की रचना का श्रेय ऋषि महर्षि व्यास को है। रामायण में 24,000 श्लोक है। उसके नायक राम ईश्वर के अवतार हैं और अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम है।
रामायण का एक एक पात्र भारतीय समाज व्यवस्था के लिए आदर्श व्यवहार प्रतिमान प्रस्तुत करता है। रामायण और महाभारत का प्रभाव भारत की सीमाओं को लांघ गया है और सारे ही विश्व में ये अमर कृतियाँ मानी जाती है। फिर नेक्स्ट है षड दर्शन। भारतीय चिंतन पद्धतियों में षड दर्शन का विशेष स्थान है। ये 6 दार्शनिक परंपराएं हैं जो क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहली है सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, है ना। तो इनके द्वारा भी भारतीय समाज को भारतीय विद्याशास्त्रीय पाठ्य परिदृश्य के द्वारा जो अध्ययन किया जाता है उनका भी स्रोत, ये इनको महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। षड दर्शन भारतीय चिंतन पद्धतियों में ये इनका महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक लगभग 700 ईसा पूर्व के महर्षि कपिल माने जाते हैं। सांख्य दर्शन द्विसत्ता में विश्वास करता है। पुरुष एवं प्रकृति, पुरुष चेतन है और प्रकृति अचेतन है। इस चेतन की उपस्थिति के प्रकृति 23 मानसिक और भौतिक तत्वों में उद्विकसित हो जाती है। ज्ञान का मार्ग बौद्धिक मानते हैं। जगत के सूक्ष्म तत्व चैतन्य से प्रतिबिंबित बुद्धि के द्वारा जाने जा सकते हैं। प्रकृति के 3 गुण माने गए हैं, सत्य, रज और तम, है ना। तो इस प्रकार से सांख्य दर्शन भी भारतीय समाज के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर है योग दर्शन। योग दर्शन में जो भाषा प्रचलित है ना, उसमें योग का अर्थ शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के द्वारा मन की साधना है। 200 ईसा पूर्व में पतंजलि के योग सूत्र में ये दर्शन परंपरा का प्रारंभ हुआ था। वास्तव में योग दर्शन अपने मौलिक तत्वों के आधार पर भारतीय दर्शन पद्धति में मनुष्य के मानसिक क्रियाकलाप के विश्लेषण का अनुपम ज्ञान कोश है ना। फिर नेक्स्ट है न्याय दर्शन। 300 ईसा पूर्व में गौतम ने अपने न्याय सूत्र में न्याय दर्शन की स्थापना की थी। वास्तव में यह एक तर्कशास्त्र है, इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। न्याय दर्शन के अनुसार शुद्ध चिंतन के नियमों की स्थापना की गई थी। इनके अनुसार ज्ञान जीवात्मा का विशेष रूप है। ज्ञान 2 प्रकार का बताया है, स्मरण और अनुभव रूप। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसी जानना यथार्थ ज्ञान है। यथार्थ अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति एवं शब्द। ईश्वरीय परमाणु क्रियाओं को प्रारंभ करता है, ऐसा इनका मानना है। आत्मा की मुक्ति कर्म और पुनर्जन्म के बंधनों से छुटकारा है। यह तभी प्राप्त हो सकता है जब अज्ञान दूर हो और शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो, है ना। फिर नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन। इस दर्शन विद्या का प्रतिपादन कणाद द्वारा 300 ईसा पूर्व में किया गया था। वास्तव में उत्पत्ति की दृष्टि से वैशेषिक न्याय से पहले प्रतिपादित हुआ था। न्याय दर्शन ने वैशेषिक दर्शन के परमाणुवाद को अपने में शामिल और परिष्कृत किया है। कणाद के अनुसार जगत की उत्पत्ति परमाणुओं की अंतक्रिया से होती है, जो कि शाश्वत और अविनाशी है ना। परमाणु स्वतः ही जन्म है ना, और इन परमाणुओं के सहयोग से चैतन्य की उत्पत्ति होती है, ऐसा इनका मानना है। फिर ये मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन 400 ईसा पूर्व में जैमिनी ऋषि ने मीमांसा दर्शन को प्रतिपादित किया था। मीमांसा भी लौकिक ज्ञान का दर्शन है। इसने वेदों को ही प्रमाण माना है ना। यह एक अत्यंत व्यवहारिक दर्शन है जिसके केंद्र विषय कर्मकांड, उपासना, अनुष्ठानों के स्वरूप और नियम है ना।
और इसका दूसरा पक्ष ज्ञान विषयक शिक्षा से संबंधित है ना। मीमांसा दर्शन भी ईश्वर की सत्ता से इनकार करता है और ये आत्माओं की बहुलता में विश्वास करती है और आत्मा अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है ऐसा मानता है ना। ये धर्म अर्थ और काम पर बल देती है। फिर है वेदांत दर्शन। ये वेदांत दर्शन के तत्व पाणिनि के सूत्रों में 500 ईसा पूर्व में दिखाई देते हैं, है ना। और 200 ईसा पूर्व में बादरायण के ब्रह्मसूत्र द्वारा इसका विधिवत प्रारंभ हुआ था। वेदांत अत्यंत प्रत्ययवादी दर्शन है। वह समझ दृष्टि को एक सत्ता अर्थात ब्रह्म को ही अभिव्यक्ति मानता है। दृश्यगत जगत में वास्तव में सार तत्व नहीं है, उस परम ब्रह्म की प्रति इच्छा मात्र है ऐसा इनका मानना है ना। तो बच्चों, पाठ्य परिदृश्य के द्वारा अध्ययन करने के ये प्रमुख स्रोत थे जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी कुछ स्रोत है, जैसे जैन धर्म से संबंधित स्रोत, बौद्ध धर्म से संबंधित स्रोत और लोकायत अथवा भौतिकवादी दर्शन से संबंधित स्रोत भी है, जिनके द्वारा भी पाठ्य परिदृश्य के द्वारा अध्ययन, भारतीय समाज का अध्ययन किया जा सकता है। थैंक यू। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।